गुड मॉर्निंग गाइस। आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। गुड लास्ट मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जहाँ पे स्टॉप किया था दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट टू। सो वही यूनिट टू का लास्ट एक छोटा सा टॉपिक जो बचा है वो कंप्लीट करके नाउ विल स्टार्ट टुडे इटसेल्फ विल स्टार्ट विद यूनिट थ्री। सो यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाला जो टॉपिक है ये डिस्कस किया था, लीगल प्रिंसिपल ऑफ जुरिस्डिक्शन इन यूएसए। अब इसके आगे अगर आप देखेंगे जुरिस्डिक्शन डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट इन यूएसए। अब एज आई सेड लास्ट लेक्चर इज वेल कि डेवलप कंट्री के जो रूल्स या लॉ रहता है उनको ही हम लोग कभी ना कभी एग्जामिन करता है, स्टडी करता है, सो दैट सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जब इंडिया में आए तो इंडिया में भी हम लोग को पता होना चाहिए कैसा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, उन्होंने कैसा रूल अप्लाई किया है और उनको क्या प्रॉब्लम्स आए थे एंड अगर सिमिलर रूल अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके देन वी बेसिकली एस्टेब्लिश सच रूल्स और लॉ फॉर इंडिया एज वेल। एंड उसके लिए हम लोग रेफरेंस किसका लेंगे, यूएस या यूके या सिमिलर वे में यूरोपियन कंट्रीज में कहीं पे अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग रूल या लॉ बना रहेगा उसका। बट हमेशा हम लोग उनको इमिटेट नहीं कर सकते, हम लोगों को उसको मॉडिफाई करना पड़ता है एज पर आर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। एंड समटाइम्स ये कंट्री जो कोई रूल्स या लॉ बनाता है वो सेम हम लोग ही भी बना पाए ये, बिकॉज इंडिया में हम लोगों को सर्टन अदर कंट्रीज के साथ में रिलेशंस भी बना के रखना है। सो ये अगर आप देखेंगे ना, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग मैच करके बेसिकली वी बेसिकली क्रिएट or amend any existing rule या वी कैन क्रिएट अ न्यू रूल। जैसे आप देखो कि फ्रांस जो है उसमें गाफा टैक्स दे हैव अप्लाइड, GAFA, मतलब स्पेशली दे हैव अप्लाइड अ टैक्स फॉर द IT इंडस्ट्री लाइक गूगल, Amazon, फेसबुक एंड एप्पल। अब वो सेम चीज़ हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज हम लोगों का काफ़ी कुछ जो गूगल फेसबुक के हेड ऑफिस यहाँ पे है, एज पर द इंडियन रूल्स उन्होंने सारे जो इंडिया के डेटाबेस है वो इंडिया में रखे हैं विदाउट परमिशन, दे आर नॉट टेकिंग इट बैक टू यूएस। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऑफिस स्टार्ट किए जिसमें इंडियंस को दे आर हायरिंग। सो हम लोगों का फ्रांस जितना हम लोग छोटा कंट्री नहीं है, फ्रांस के जैसा हम लोगों का इकोनॉमी नहीं है, देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस कंपैरिजन। सो इफ some rules they are applying, we are also facing similar type of problem here, but we cannot directly imitate the similar text here. It will create a wrong impression. It will basically hamper the main purpose of make in India, made in India, और हम लोग जो स्टार्टअप इंडिया ये सारे कंसेप्ट जो बोल रहे हैं। सो अगर आपके पास यहाँ पे हाईली टेक्निकल एंड एक्सपर्ट कंपनीज नहीं है जिसमें हम लोग के इंडियंस काम करते हो तो वो लोग अपना अलग से खुद का स्टार्टअप बना नहीं सकते। एंड एवरी वन वॉन्ट गेट अपॉर्चुनिटी टू गो एंड वर्क इन US और UK वेयर दैट कंपनी इज लोकेटेड। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वो कंपनीज को अलाव कर रहे हैं, हम लोग के जो सिटीजन्स हैं उनको एक्सपर्टाइज देने के लिए वी आर अलाविंग देम। बहुत टाइम तक आप देखो कि एप्पल वाज नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनी सिंगल प्रोडक्ट इन इंडिया, बट रिसेंटली दे अग्रीड फॉर द सेम। सो ये क्या हो गया कि अभी वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो इंडिया में होगा, ठीक है, और उसकी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंपेयर टू फ्रांस। सो हर कोई रूल्स या लॉ जैसा वहाँ पे होता है वैसा हम लोग सारे नहीं बनाते हैं। कोई रूल्स लॉ जो हम लोग के हिसाब से सूटेबल रहेंगे, हम लोग के कंट्री कंडीशन के हिसाब से, फॉरेन रिलेशंस हम लोग को मेंटेन करने रहता है उसके हिसाब से जो सूटेबल रहेंगे, दोज थिंग्स वी अप्लाई।
बहुत बार हम लोग को पता है कि दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम और दिस माइट बी नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, लेकिन हम लोग को वो सेम रूल्स या लॉ जो है वो सेम वे में फॉलो करना पड़ता है. वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज आपको रूल्स या लॉ या कंपनी का जो रेपुटेशन है उसके साथ में कंट्री का रेपुटेशन भी बचाना रहता है. एंड दस कंपनीज आर टू बिग, तो उसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे टैक्स अप्लाई नहीं कर सकते. और अगर हम लोगों ने ऐसे कोई टैक्स इंडिया में अगर अप्लाई कर दिए तो बहुत सारे कंपनीज जो अभी इंडिया में आ रहा है या यूएस से माइग्रेट होने का सोच रहा है तो वो आना बंद कर देंगे. आपने देखा रहेगा बीच में न्यूज़ में जो बहुत ज़्यादा चल रहा था कि जो वहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, तो उन्होंने बहुत सारे यूएस बेस्ड कंपनीज को चाइना से बाहर निकलने का वार्निंग दिया. सो मेनी कंपनीज आर प्लानिंग टू माइग्रेट टू इंडिया. तो आप ये जो है ये अभी की बात नहीं है, ये दिस इज नॉट समथिंग कि जो हम लोगों ने न्यूज़ में सुना और तभी से चल रहा है. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. तो वो टाइम पे हम लोग ऐसे अपने जो आईटी रूल्स है या टैक्स रूल्स है उसके अंदर कोई बड़े चेंजेस नहीं ला सकते, क्योंकि हम लोग को भी पता है कि सालों से आई मीन जस्ट वन एग्जाम्पल कि फ्लिपकार्ट जो है वो जब स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट होता है 2015 या 14 के अराउंड, सो वो टाइम पे सालों से जब ऑलमोस्ट 6-7 years हो गए थे एंड स्टिल फ्लिपकार्ट वॉज शोइंग इट सेल्फ एज अ स्टार्टअप विच वॉज नॉट अर्निंग मच इन इंडिया. अगर फ्लिपकार्ट अर्न नहीं कर रहा है तो हु इज अर्निंग देन? And he was taking the advantage of government startup India program, under which the tax benefits were provided to startup companies who don't have enough business. तो आप देखो कि अगर कोई एक फ्लिपकार्ट जैसा कंपनी अगर खुद को स्टार्टअप कंसिडर करके बोल रहा है कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, इंडिया में से हम लोग का रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो फिर किसका हो रहा है? गेटिंग. सो अब आप देखो कि अमेजोन पिक्चर में आने के बाद में उसको अपना स्टैंडर्ड ऊपर लाना पड़ा. ही कांट जस्ट शो हिमसेल्फ एज अ स्टार्टअप, ही हिमसेल्फ एज अ स्मॉल कंपनी फ्रंट ऑफ अ कॉम्पिटिटर दैट इज एन अमेजोन. सो अभी उसके ऊपर भी कंपल्शन हो गया है, उसके ऊपर भी ये मेन सर्टेन पॉइंट्स है कि अगर अमेजोन कॉम्पिटिटर है उसका अगर इतना रिवेन्यू है और वो अगर प्रॉपरली अपना करेक्ट रिवेन्यू बता रहा है तो अभी दिस इज द कंपल्शन, अपना जो भी टोटल रिवेन्यू रहेगा उसका कोई एक अमाउंट तो बताना ही पड़ेगा. सो ये हम लोग के लिए बेनिफिशियल भी, लोग दूसरे सिमिलर कंपनीज को ला रहे हैं तो वो कंपटीशन में ही एक दूसरे के साथ में हम लोगों को इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो इसके लिए हम लोग फ्रांस जैसा टैक्स अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ के जैसे कोई आईटी कंपनीज के ऊपर स्पेशल रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते. आई मीन प्रॉब्लम दोनों को सेम फेस हो रहा है लेकिन फिर भी हम लोग वो टैक्स अप्लाई नहीं कर पा रहे. गेटिंग. एज पर द कंपनीज लॉ 2013 जो अपडेट भी हुआ है स्टिल उसमें भी आप अगर देखेंगे कि कौन से कंपनीज है देन जो हम लोग का इनकम टैक्स रूल्स है उसके अंदर भी हम लोग अभी तक स्ट्रांगली जो भी बिजनेस अगर हम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो रहा है उसको कैसे टैक्स करना है, वो कैसे टैक्सेबल ब्रैकेट में आएंगे, अभी तक उसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट्स बाकी है और वही हम लोग का एक टॉपिक भी आ गया, इसके लिए मैं बता रहा था. ओके. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जुरिस्डिक्शन डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट. तो यूएस में भी जैसा इंडिया में चलता है वैसा डिस्प्यूट चल रहा है, बराबर है. यहाँ पे आपको एक केस दिया हुआ है साइबर सेल वर्सेस साइबर सेल. अब क्या बोला है, यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर द 9th सर्किट, मतलब 9th टाइम उनका हियरिंग जो चल रहा है ये सेम केस का, उसमें क्या बोला है डिफरेंट एक रिजल्ट आया और ये जो है दिस इज द एग्जाम्पल फॉर अदर सिमिलर काइंड ऑफ केसेस. याद रखो बहुत सारे जो केसेस रहते हैं उसका एग्जाम्पल लेके हम लोग दूसरे केस को सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे कोई ट्रेडमार्क केसेस होता है. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये दो कंपनी साइबर सेल इनक्लेव वर्सेस साइबर सेल इनक्लेव बिकॉज इट डिटरमाइंड दैट द वेबसाइट वाज नॉट डायरेक्टेड एट द फोरम स्टेट. अब प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ मीन्स द पर्सन हु फाइल्ड अ केस. अब प्लेंटिफ कहाँ से है, एरिजोना से. एरिजोना दैट्स अ डिफरेंट स्टेट इन यूएसए. और दूसरा जो डिफेंडेंट जो है मतलब जिसके ऊपर केस हुआ है वो कहाँ पे, फ्लोरिडा में. सो यहाँ पे देखो वी हैव 2 places नाउ या 2 states are involved now.
plaintiff जो Arizona corporation that advertised for a commercial service over internet, and defendant was a Florida corporation that offered website construction service over internet under the name CyberCell. तो अब there are two companies who are located in two different states but who are providing similar type of services with same name or a same trademark. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एरिजोना है दैट एडवर्टाइज फॉर अ कमर्शियल सर्विस, एंड डिफेंडेंट है दैट ऑफर्ड द वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस over internet under the cyber cell. The court found that no part of the defendant business was sought or achieved in the Arizona. The only contact with Arizona was the fact that the defendant's website was accessible over the internet by Arizona resident. So basically हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम लोगों का जैसे महाराष्ट्र में आप देख लो महानंद करके हम लोग यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट मिलता है. अब जो ये जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा वो बहुत लिमिटेड बाउंड्री में ही प्रोडक्ट जो है वो सेल होता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है आप इसको गुजरात में, एमपी, यूपी, बिहार में वहाँ कहीं पे भेज नहीं सकते हो. तो आपका जो फुटप्रिंट है या आपका जो एक रेपुटेशन है वो बहुत लिमिटेड एरिया में बनता है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स आप बेचते रहोगे. अब इसी के सामने अगर गुजरात में भी अगर कोई पर्सन अगर ये सिमिलर नाम से अगर बिजनेस करता है तो वो टाइम पे महानंद कैन नॉट फाइल अ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस अगेंस्ट दैट कंपनी और अ पर्सन, बिकॉज आपका फूड प्रोडक्ट है जिसका लिमिटेशन यहाँ तक ही है एंड नो वन नोज यू इन दैट स्पेसिफिक बाउंड्री. तो आपका रेपुटेशन चोरी करने का सवाल ही नहीं आता. हाँ, दे हैव रेपुटेशन इन दिस पर्टिकुलर एरिया. तो यहाँ पे अगर कोई सिमिलर टाइप का बिजनेस के लिए या फिर थोड़े अलग कोई बिजनेस के लिए, जैसे आप देख लो कि दे आर डीलिंग इन फूड प्रोडक्ट. अब मैं अगर एक होटल स्टार्ट कर रहा हूँ एक बड़ा सा और उसका अगर नाम मैं वो रख रहा हूँ, तो आप देखो कि दोनों का बिजनेस अलग हो गया. तो वो टाइम पे सिमिलर टाइप के नाम एटलीस्ट एक बार चल जाएंगे. लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र में ही रह के अगर सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट के लिए सेम नाम अगर यूज करूंगा देन दैट इज कंसिडर्ड एज वायलेशन, या आई एम ट्राइंग टू स्टील द रेपुटेशन ऑफ वन कंपनी फॉर माई बेनिफिट. तो ये हो सकता है. तो सेम चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि दो अलग स्टेट में दो अलग कंपनीज है जो अलग अलग टाइप के बिजनेस में, और वो टाइम पे वो दोनों सेम नेम यूज कर रहे हैं. तो जहाँ पे फ्लोरिडा कॉरपोरेशन है जो वेबसाइट प्रोवाइड कर रहा है, बराबर है, उनका बिजनेस अलग है, दे आर यूजिंग साइबर सेल एज द नेम. एंड एरिजोना कॉरपोरेशन जो है वो कोई अलग से कमर्शियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. मतलब द बिजनेस डोमेन ऑफ बोथ दिस कंपनीज आर डिफरेंट, ओनली द नेम इज सेम, और वो भी दोनों स्टेट में वो नाम सेम है. क्लियर है? तो वो टाइम पे देयर इज नथिंग लाइक कि मैं इसका रेपुटेशन चोरी कर रहा हूँ या मैं इसका रेपुटेशन चोरी कर रहा हूँ. और प्लेंटिफ कौन है? एरिजोना कॉरपोरेशन है, उसने फ्लोरिडा कॉरपोरेशन पे केस डाला. तो फ्लोरिडा कॉरपोरेशन के साइड से जो उनका लॉयर है उसने क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि देखो फ्लोरिडा कॉरपोरेशन जो है वो वेबसाइट कंस्ट्रक्शन का आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और फ्लोरिडा कॉरपोरेशन का जो वेबसाइट है वो सिर्फ वहाँ पे एक्सेसिबल है, उसका कोई बिजनेस वहाँ पे बिलोंग नहीं करता. तो अगर आप एरिजोना स्टेट में अगर केस फाइल कर रहे हो तो वहाँ पे ये केस नहीं चल सकता, क्योंकि एरिजोना स्टेट का जुरिस्डिक्शन इसमें अप्लाई नहीं होगा. ठीक है? नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज इनसेट सिस्टम वर्सेस इंस्ट्रक्शन सेट. अगेन यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा केस दिया हुआ है. अब ये वाला जो केस है ये आप देख लेना, बहुत सिंपल सा है. चलो देख लेते हैं क्या बोला है. देखो, मैसेच्यूसेट कॉरपोरेशन है, alleged यूज ऑफ कनेक्टिकट कॉरपोरेशन ट्रेडमार्क as its domain and उसके आगे क्या बोला है? defendant advertise its goods for a sale using a website available through contested domain name. अब
बेसिकली यहाँ पे डोमेन नेम स्पेसिफिक डिस्प्यूट चल रहा है. सो यहाँ पे क्या बोला है, द डिफेंडेंट एडवर्टाइज इट्स गुड्स फॉर अ सेल यूजिंग अ वेबसाइट अवेलेबल थ्रू अ कंटेस्टेड डोमेन नेम. कोई एक डोमेन नेम है, बराबर है, जिसके लिए टू पार्टीज और मोर देन टू पार्टीज आर अप्लाइंग. आपको पता है डोमेन नेम अगर कोई एक एक्सपायर होता है तो उसके बाद में अगर ज़्यादा लोग अगर सेम डोमेन के लिए अगर डिमांड कर रहे हैं तो फिर वो डोमेन जो है वो ऑक्शन में जाता है. ओके. ऑक्शन में जाएगा मतलब क्या हो गया, जो ज़्यादा पे करेगा, जो अच्छा ऑफर देगा कंपनी, उसको वो डोमेन प्रोवाइड करेगा. तो यहाँ पे क्या बोला है, कनेक्टिकट लॉन्ग आर्म स्टैच्यू अलाउज अ पर्सनल जुरिस्डिक्शन ओवर अ नॉन रेसिडेंट ऑन एनी कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन मतलब आपका डोमेन वहाँ पे यूज़ हुआ है जो कंटेस्टेड नेम है, मतलब अभी तक आपको वो डोमेन मिला नहीं है और आप उसको पहले से यूज़ कर रहे हो. तो अगर मैं वो डोमेन परचेस करने वाला हूँ और उसी के पहले आप उसको अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइज कर रहे हो ना, दैट इज़ नॉट करेक्ट, राइट. सो यहाँ पे वही आपको केस बोला है. और लास्ट वाला अगर पार्ट देखेंगे क्या बोला है, कोर्ट कंक्लूडेड दैट एडवर्टाइजमेंट यूजिंग अ वेबसाइट बाय इटसेल्फ इज a sufficiently repetitive contact sufficient to allow Connecticut to exercise personal jurisdiction under a long arm statute. तो ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जहाँ पे डोमेन को लेके झगड़ा चल रहा था. ओके. देन मिनेसोटा वर्सेस ग्रेनाइट गेट रिजॉर्ट है. यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेनाइट गेट रिजॉर्ट वर्सेस नावेडा कॉरपोरेशन. Nevada Corporation advertised on internet a website known as WagonNet. Now WagonNet was maintained on a web server located in Belize by Belize Registered Corporation. अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि एक कंपनी है जिनका कोई एक वेबसाइट है जो जो ये बेलिज में कहीं पे तो लोकेटेड सर्वर के ऊपर होस्ट किया हुआ था. देन उसके आगे क्या बोल रहा है, Minnesota Attorney General took position that his state can exercise a personal jurisdiction over any party which uses the internet to conduct any activity illegal in a Minnesota. अब यहाँ पे हम लोग के पास ये स्टेट का जो अटॉर्नी जनरल है उसका सेम है कि अगर भाई आपका एक वेबसाइट अगर ये स्टेट में ये प्लेस पे आ रहा है और उसके ऊपर अगर ड्रग स्मगलिंग या ऐसा कोई एक इनलीगल एक्टिविटी हो रहा है तो फिर ये स्टेट का जुरिस्डिक्शन लगेगा. ही फाइल्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट ग्रेनाइट गेट रिसोर्ट alleging deceptive trade practice, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट एंड कंज्यूमर फ्रॉड. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे ये सिमिलर टाइप का केस फ्लिपकार्ट के साथ में हुआ था. फ्लिपकार्ट के ऊपर कस्टमर के साथ में हुआ था, जिसमें क्या हो रहा है, एग्जाम्पल समझते हैं. देखो अब फ्लिपकार्ट है सपोज महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई में उसका हेड ऑफिस है और गुजरात में और बिहार में ये जो स्टेट्स है वहाँ पे भी फ्लिपकार्ट का एडवर्टाइजमेंट आता है. एंड फ्लिपकार्ट जो एक्चुअल में उसका केस हुआ था जहाँ पे 100 का प्रोडक्ट को वो 150 बता के देन उसके ऊपर दे प्रोवाइड्स अ 50% डिस्काउंट या 60% डिस्काउंट. So that's something which is not correct, right? And at same point of time थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आए थे कि एक्चुअल प्रोडक्ट की जगह पे पायरेटेड प्रोडक्ट था या फॉल्टी प्रोडक्ट था एंड देन रिफंड नहीं हो रहा. गेटिंग. तो अब ये क्या है, ये दिस इज कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड, क्योंकि मैं आपसे कुछ प्रोडक्ट मंगाया था, आपने मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट दे दिया और उसके बाद में आप अभी मेरा केस भी नहीं सुन रहे हो. तो ऐसे ही कोई फ्रॉड प्रोडक्ट्स या सेल जो है वो ये जो स्टेट है वहाँ पे भी हो रहा है. तो आप देखो कि मुंबई में कोई फ्लिपकार्ट का हेड ऑफिस है और वो ये सेम जो सर्विस है वो गुजरात और बिहार में भी प्रोवाइड करता है. तो अगर गुजरात या बिहार में उनके सिटीजन्स के साथ में, वहाँ के स्टेट सिटीजन्स के साथ में अगर प्रॉब्लम होगा, देन हम लोग बोल सकते हैं कि बिहार और गुजरात के जो कोर्ट्स है या उनका जो जुडिशरी, उनका भी जुरिस्डिक्शन लगेगा. दे कैन फाइल केस देयर इटसेल्फ और यहाँ पे हम लोग ये कंपनी को बुलाएंगे
जो भी उनके प्रोसीडिंग्स हियरिंग्स रहेंगे उनके लिए। तो वही सेम यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जो मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया। दैट्स इट, वी आर डन विथ यूनिट 2। ठीक है, देन नेक्स्ट इज यूनिट 3। यूनिट 3 में अगर आप देखेंगे वी हैव चैप्टर 5। क्या बोला है? बैटलिंग साइबर स्क्वाटर्स एंड कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन साइबर वर्ल्ड। डोमेन नेम क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखना है, डोमेन नेम्स याद रखो। डोमेन नेम्स कंसिडर्ड एज इन टुडेज टाइम, डोमेन नेम्स कंसिडर्ड एज ट्रेडमार्क और कंपनीज रेपुटेशन। गूगल, फेसबुक, उनका जो नाम है ना वही उनका रेपुटेशन है, एक समझते एग्जाम्पल से। ओके, सो विल जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो क्विकली और उसके बाद विल अगेन गो बैक टू आवर ओरिजिनल नोट्स, तो आपको बेटर समझ में आएगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं। एक बार ध्यान से देख लो। To Fusion Law School. Till now, we have learned almost everything about intellectual property rights in India. In today's lecture, we will discuss about domain names, which is technically not a form of intellectual property. Now, you may ask, then why this topic has been included in this course? The answer is, even though domain names are technically not a form of intellectual property, domain name dispute resolution practice is being done by almost every quality boutique firm in India. हाँ, क्या बोल रहे हो? सर एको Due to its strong interconnection with trademark law. At Fusion Law School, our objective is to train you for the day-to-day working of a legal professional. And for that very reason, we have included this topic in this course. We also owe a sincere thanks to our advisory board members for including this practical topic in this course. The proliferation of internet has led to an explosion in the numbers of registered domain names. The trendy .com web addresses have in fact transformed modern businesses. However, it is interesting to note that internet accessible computers actually need a series of internet protocol or IP numbers rather than domain names. Because these numbers are random and difficult to remember, the US government developed a system which links each IP number to a specific domain name. This system is commonly referred to as the domain name system. The Indian Trademark Law, as embodied in the Trademarks Act 1999, allows concurrent use of same trademark by multiple parties, provided such use does not create a likelihood of consumer confusion. On the internet, however, concurrent use of the same name is precluded. This restriction has led to a spate of dispute between domain name holders, trademark owners, and private individuals. Before we understand about domain name disputes, it is imperative to first get acquainted with the concept of domain names. A domain name is the internet equivalent of a telephone number or address. For instance, the domain name for our institute is www.fusionlawschool.com. Domain name helps to locate a particular web page and send links. As an example, the web address for Google is www.google.com, while Larry Page might have an email address such as larry@google.com, both using the google.com domain name. Without the domain name, a computer would have no idea where to look for a web page, and email routers would not be able to send emails. Of course, domain names are much more than just addresses, since they can be selected by the addressee and are usually closely associated with a particular service or product. Now we will discuss classification of domain names. Domain names are divided into hierarchies. A specific domain name can be divided into three parts: a top-level domain, a second-level domain, and a subdomain. For instance, if we use our blogging website as an example, which has a web address of blog.fusionlawschool.com,
Then blog is the subdomain. Fusion Law School is the second level domain, and .com is the top level domain. Again, top level domains can be further classified into generic and country code top level domains. As discussed, the top level of hierarchy appears after the last dot in a domain name. Thus, in Google.com, the top level domain name is .com. The .com name is the most common top level domain name and is used to indicate that the domain name is owned by a commercial enterprise. Other common top level domain names include .org for non-profit organizations, .net for network and internet related organizations, .edu for colleges and universities, .gov for government entities. These top level domains are called generic top level domain names or GTLDs. Prior to 2000, there were only 3 GTLDs which were available for registration, that is .com, .net and .org. In November 2000, after a long and complex discussion, ICANN approved the much awaited creation of 7 new GTLDs. In addition to these generic domain names, each country has been given a unique country code top level domain name. For instance, .ca indicates a domain in Canada. .in indicates an Indian domain. Anyone who wants to register a particular domain name in his or her name can apply for registration with ICANN approved domain name registry like GoDaddy.com or BigRock.com. A domain name dispute is a conflict that arises when more than one individual or group believes it has the right to register a specific domain name. The disputes generally arise over second-level domain names, as no two identical second-level domain names can exist under a same top-level domain name. As discussed, the second-level domain name is the name directly to the left of the top-level domain name in an internet address. For example, in www.facebook.com, the second-level domain name is Facebook. Domain name disputes tend to fall into 4 categories. First, cyber squatters. Second, cyber parasites. Third, cyber twins. And fourth, reverse domain name hijacking. The term cyber squatter refers to someone who has speculatively registered or has acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting or otherwise transferring the domain name registration to the owner of trademark or service mark or even to a competitor for valuable consideration in excess of the documented out-of-pocket expenses directly related to the domain name registration. In the case of British Telecommunications versus 1 in a million, the defendants had registered a number of well-known trade names associated with large corporations, including marksandspencers.com and BritishTelecom.com, with which they had no connection with. They then offered them to the companies associated with each name for an amount much more than they had paid for them. On filing a case against them, the Court of Appeal ruled in favor of the plaintiff. Like cyber squatters, cyber parasites also expect to gain financially. However, unlike squatters, such gain is expected through the use of the domain name. In a typical case, a domain will be registered that is similar to or is commonly mistyped version of a famous organization. For instance, cyber parasites may register the misspelled version of Microsoft.com, where the last O is replaced by 0. In the Indian case of Yahoo Incorporated versus Akash Arora and another, the Delhi High Court dealt with a matter of a similar nature. The case involved a petition by Yahoo Incorporated seeking injunctive relief against the defendants who were attempting to use the domain name yahooindia.com for internet-related services.
The defendants contended that, firstly, there could be no passing of plaintiff's services because the service rendered by them could not be said to be goods within the meaning of the Trade and Merchandise Marks Act 1958, which only dealt with goods and not services. Secondly, Yahoo was a dictionary word which was not distinctive. And since the defendants have been using a disclaimer, there could be no chance of deception and therefore no passing off. The court treated the matter as one of passing off and concluded that appropriation of Yahoo name by the defendants justified bringing of this action and thereby granted an injunction against the defendants. In a similar case before the Bombay High Court, in the matter of Rediff Communications Limited versus Cyberbooth, the plaintiff had filed a case of passing off against the defendant who had adopted the domain name radiff.com, that is radiff.com, which was alleged to be deceptively similar to the domain name of the plaintiff, rediff.com. The court, finding in favor of the plaintiff, held that since both the plaintiff and the defendant had a common field of activity and both provided services of similar nature, therefore there is every possibility of internet users getting confused and deceived in believing that both domain names belong to one common source and connection, although the two belongs to two different persons. Now we will discuss the third category of domain name disputes, which is termed as cyber claims. When both the domain name holder and the challenger have a legitimate claim to a domain name, then they are known as cyber claims. The cases involving cyber claims are the most difficult ones because the law of trademark might in such cases allow each party to enjoy concurrent use of the name. In the case of Indian Farmers Fertilizer Corporation Limited versus International Foodstuff Company before the WIPO Arbitration and Mediation Center, the dispute was relating to domain name ifco.com. The defendants had registered the domain name ifco.com and had been using it with good faith. The complainant had domain names related to ifco.com and had a legitimate interest in the domain name. The complainant had alleged the defendant of diverting the internet users to its own website. However, the arbitration center dismissed the case as both the parties had legitimate interest in the domain name and the complainant had failed to prove bad faith on the part of the defendant. In a similar matter which came up before the Delhi High Court in the case of Online India Capital Company Private Limited and another versus Dimensions Corporate, the plaintiff had filed a case of passing off against the defendant who had adopted the domain name mutualfundindia.com, which was alleged to be deceptively similar to the plaintiff's domain name mutualfundsindia.com. However, the court, relying upon few other cases, dismissed the plaintiff's contention as the plaintiff had failed to prove that their domain name had acquired a secondary meaning, which is a prima facie requirement for granting protection to a descriptive name. Now let's discuss the fourth and last category of domain name disputes, that is reverse domain name hijacking. In certain cases, the complainant may try to overextend the scope of their famous name and thereby might indulge in reverse domain name hijacking. Reverse domain name hijacking is an attempt by a trademark holder in bad faith to take control of a domain name from another who is not in breach of trademark laws and who has a legitimate interest in the name. As the internet is fast becoming an immensely... Okay, so as we have seen in this video, आपको एटलीस्ट थोड़ा बेसिक पता चल गया रहेगा कि डोमेन नेम्स और उसके रिलेटेड डिस्प्यूट्स क्या होते हैं. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव मैनी सच डिस्प्यूट्स
या फिर ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग के पास है। यहाँ पे याहू इंडिया, ये जो केस स्टडीज है ना, ये आपका सिलेबस जब तक चेंज नहीं हुआ था तब तक हम लोग प्रैक्टिकल्स में ये केस स्टडीज डिस्कस करते थे। तो पुराना सिलेबस में ये एज अ केस स्टडी हम लोग पढ़ते थे, जहाँ पे याहू और याहू इंडिया नाम से अगर डोमेन रजिस्टर किया है। तो अब आप देखो कि नॉर्मली क्या है, याहू और याहू इंडिया, तो मैं याहू का ही रेपुटेशन चोरी करने का ट्राई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे है ना एक इंटरनेशनल एंगल भी आता है कि अगर इंडिया जो है वो अगर याहू इंडिया के फेवर में अगर जजमेंट देता है, then that will create a problem and that will create a bad impression in world for other IT industries who are trying to shift or migrate or start their business in India। तो जब कभी अगर ऐसे कोई केसेस इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल आईटी कंपनीज, बड़े कंपनीज इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो टाइम पे डिसीजन जो है, जो भी हम लोग के डिसीजंस होंगे उसके लिए इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में लाता है। देन रेडिफ, तो रेडिफ के अंदर आप देखो कि एक में आर ई है और एक में आर ए है, तो ये तो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है। मतलब मैं डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो ही सेम यूज़ करने का ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज जिसको अगर स्पेलिंग याद नहीं रहेगा तो 30-40% तो डेफिनेटली रॉन्ग स्पेलिंग लिखने से मेरे वेबसाइट पे आएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। अब वो एक्चुअल जो केसेस है वो हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, बट दिस इज द मेन थिंग्स कि डोमेन नेम जो है वो आज के टाइम पे ट्रेडमार्क कंसिडर होता है। और ये ट्रेडमार्क्स जैसे आप देख लो कि फेसबुक का मुझे फिजिकल ऑफिस नहीं पता है, गूगल का फिजिकल ऑफिस नहीं पता है। अगर फेसबुक या गूगल से मुझे कुछ काम है, मुझे उनके साथ अगर बिजनेस डील कोई करना है, तो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। मुझे अगर अपने प्रोडक्ट को गूगल पे या फेसबुक पे एडवर्टाइज देना है तो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, और नहीं देना है तो भी मैं ऑनलाइन वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल करूँगा। सो दैट मीन्स जो facebook.com है या google.com है, दैट इज़ द मेन डोमेन गेटिंग। अब ऐसे कोई डोमेन्स अगर मैं यूज़ करने की ट्राई करूँगा, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। लाइक यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल देखें, नाउ समझो कि मैं यहाँ पे GoDaddy पे हूँ। ओके, नाउ ऑन GoDaddy, सपोज इफ आई ट्राई टू सर्च एनी डोमेन, लेट्स सपोज कि हम लोग के पास दालमिया कॉलेज है, तो सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ दालमिया कॉलेज, ठीक है, .com, दिस इज माई डोमेन विच आई वॉन्ट। सो गाइज देखो अभी यहाँ पे दालमिया कॉलेज .com वाला जो डोमेन है, दिस डोमेन इज अवेलेबल। अब क्या बोला है यहाँ पे, देखो क्या बोला है, कॉलेज इज अ हाई वैल्यू कीवर्ड दैट एन एवरेज सेल प्राइस ऑफ, आपको यह कॉलेज इज वाइडली यूज्ड कीवर्ड। तो अब मैं अपने डोमेन में जब कभी कोई एक ऐसा वर्ड डाल रहा हूँ ना, तो क्या हो गया कि ये डोमेन लोग सर्च करेंगे, इसके चांसेस जो है वो बढ़ गए। आप देख लो, अगर ये डोमेन अवेलेबल है, मतलब कॉलेज ने अपना कोई दूसरा डोमेन जो है वो रजिस्टर करके रखा रहेगा अपने लिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ दालमिया, ओके, सो वी हैव दिस डोमेन अवेलेबल, let me just share। As you can see here, this domain is basically registered from the college side, है ना, dalmia lions college.ac.in। अब देखो कि यहाँ पे ये जो डोमेन है ये उन्होंने कॉलेज ने रजिस्टर किया हुआ है, बट इट माइट पॉसिबल कि समवन माइट यूज दिस टाइप ऑफ अ डोमेन इन फ्यूचर या फॉर नाउ एज वेल। तो अगर मैं ये डोमेन अगर अपने नाम पे रजिस्टर कर रहा हूँ, यहाँ पे जो दालमिया का ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से ही 5-6 पेज मैं कॉपी करके यहाँ पे एक अगर मैं डोमेन बना दूँ, बराबर है। अब हर कोई स्टूडेंट जो कॉलेज में एडमिशन लेने आ रहा है आज के टाइम पे या आगे जो आएगा,
वो स्टूडेंट को नहीं पता है कि बेसिकली कैसे चीज़ें वर्कआउट हो रहा है, गेटिंग, या एडमिशन कैसे हो रहा है। तो लेट्स सपोज कि मैंने ये डोमेन बना दिया और ये डोमेन के ऊपर अभी मैं कुछ 4-5 पेजेस जो है वो होस्ट कर दूंगा, एंड आई हियर ओनली आई जस्ट नोट इट डाउन कि जो हम लोगों के कॉलेज का यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे कौन से कोर्सेज हम लोग को बताए, लाइक वी हैव डिग्री कोर्सेज हियर, ओके। इन डिग्री कोर्सेज सपोज वी हैव लाइक बी एस सी आई टी। अब देखो यहाँ पे वो जो बी एस सी आई टी कोर्स है उसका यहाँ पे एलिजिबिलिटी, सिलेबस सब कुछ दिया हुआ है। अब उसके सामने मैं जो फेक वेबसाइट बनाऊंगा विथ dalmiakcollege.com, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस भी दे रहा हूँ जो ओरिजिनल वेबसाइट पे नहीं दिया है। ओरिजिनल वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एडमिशन के लिए प्रोसेस नहीं दिया है। तो सपोज मैं बोलूंगा कि ओके यू कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे से आप फॉर्म भर लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब कॉलेज ने ये दूसरा जो डोमेन है वो डोमेन अपने नाम पे रजिस्टर किया ही नहीं है, जो बहुत इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। अब मैं ये नाम से अगर एक वेबसाइट बनाता हूँ, कॉलेज को जब तक पता चलेगा तब तक मैं एटलीस्ट 20-30 या मोर देन 30 स्टूडेंट्स मुझे मिल गए रहेंगे जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन लिया और ऑनलाइन फीस भरा। अब कहाँ पे फीस भरा, किसके पास गया वो छोड़ दो, लेकिन फीस भरा। अगर एक स्टूडेंट के पास से अगर मैं 30,000 भी चार्ज करता हूँ और ऐसे अगर मेरे पास 30-40 स्टूडेंट्स मिल गए, बिकॉज इतना बड़ा कॉलेज है, बहुत सारे लोग एडमिशन के लिए आते हैं, तो आप देखो कि अगर मुझे 40 स्टूडेंट मिल गए, जो कि मुझे इससे ज़्यादा ही मिलेंगे अगर मैं एडमिशन टाइम पे ये सेम वेबसाइट अगर स्टार्ट करूँगा तो आप देखो कि अगर वो जो भी स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसमें से अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोला कि ठीक है चलो आप ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, एक मेरिट सॉरी एक मेरिट लिस्ट फेक मैंने ही लगा दिया, और देन उनको बोला कि ऑनलाइन ही फी भरना है और फाइनली आईडी कलेक्ट करने के लिए कॉलेज में आ जाओ, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन में वी आर नॉट अलाउिंग एनीवन टू एंटर इनटू आवर प्रीमाइसेस। ठीक है, वैलिड रीजन भी है। तो आप देखो कि अगर एक स्टूडेंट के पास से अगर 30 ले रहा हूँ मैं, 30,000, और ऐसे अगर 30-40 स्टूडेंट्स भी अगर मुझे मिल गए तो मेरा काफ़ी बड़ा एक अमाउंट हो गया, गेटिंग। सो दिस इज द मेन थिंग कि आप देखो कि ये पॉसिबल हो सकता है, और कॉलेज ने ये डोमेन अपने नाम पे रजिस्टर करके रखना चाहिए था। तो बहुत सारे जो कॉलेजेस है ना या बहुत सारे कंपनीज है, वो ऐसे सिमिलर टाइप के डोमेन्स जो है वो खुद के पास रजिस्टर करके रखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ googleindia.com, देखो अब मैंने क्या लिखा, गूगल इंडिया, ओके। तो ये देखो क्या है, गूगल ने ये डोमेन ऑलरेडी लेके रखा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि याहू के साथ अगर केस हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है ऐसा केस। ठीक है, देन मीठीबाई कॉलेज, तो यहाँ पे देखो आप मीठीबाई.com। अब मीठीबाई वॉज द वेरी पॉपुलर कॉलेज, तो उसको पता है कि भाई मेरे कॉलेज का भी कोई फेक डोमेन यूज करके फेक वेबसाइट बना के, अब अगर मीठीबाई का अगर मैं वेबसाइट बनाता हूँ, अगर ये डोमेन अगर मुझे मिल जाता है लेट्स सपोज, या फिर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीठीबाईcollege.com, अब देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ये जो डोमेन है ये अवेलेबल है। अब जो एडमिशन लेने आ रहे हैं उनको नहीं पता है कि ये जो मीठीबाईcollege.com है ये डोमेन अवेलेबल है या ऐसा डोमेन नहीं होता है। मेनली जो डोमेन्स रहते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इफ आई सर्च मीठीबाई कॉलेज, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, मीठीबाई.ac.in, दिस इज द मेन डोमेन नेम्स। मतलब मेनली मुझे पता है, आप आईटी से हो तो आपको पता है कि जो डोमेन नेम्स रहते हैं वो मेनली कैसे रहते हैं, ac.in। एजुकेशनल के लिए अगर आप देखेंगे ऐसे रहते हैं। आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का जो डोमेन है वो भी कुछ ऐसा ही है ना, गेटिंग। सो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि आपका .com वाला डायरेक्ट डोमेन नहीं होता है।
लेकिन ये मुझे पता है, आईटी से हूँ, आपको पता है, हम लोगों ने डिस्कस किया इसके लिए। नॉन आईटी लोगों को ये पता नहीं है। सो नॉन आईटी के लिए अगर ऐसा ही मैं mithibaikcollege.com वाला अगर डोमेन बना देता हूँ, सो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर देम। दे विल थिंक कि ओके यही मेन डोमेन है, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली मिठीबाई में एडमिशन मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, दे डाई टू टेक एडमिशन हियर। तो अभी अगर आप देखो कि अगर ऐसा कोई डोमेन अगर मैं यहाँ से अगर परचेस करता हूँ, तो एक कितना बड़ा फ्रॉड जो है वो प्लान हो सकता है। गेटिंग? सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। सो जब कंपनीज अगर होता है, तो उनको ऐसे कोई डोमेन्स अगर रहेंगे तो वो भी यहाँ पे खुद से रजिस्टर करना रहता है। जो बहुत बार हम लोगों को क्या होता है कि एक बार ऐसा कोई फ्रॉड हो गया, उसके बाद हम लोग जागते हैं और उसके बाद हम लोग ऐसे जो डोमेन्स है उसको वापस रिजर्व करके रखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना मिठीबाई, तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे mithibai.com अगर ले रहा हूँ, तो वो देखो वो उन्होंने लेके रखा है। ठीक है, ये दिस इज ऑलरेडी टेकन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर मैं mithibai.com भी एंटर करूंगा, स्टिल इट विल रीडायरेक्ट मी टू दिस स्पेसिफिक वेबसाइट ओनली। या अगर मैं mithibai.ac.in लिखूंगा तो भी इट विल रीडायरेक्ट मी टू दिस वेबसाइट। ठीक है, इन बोथ द केसेस इट विल रीडायरेक्ट मी टू दिस वेबसाइट ओनली। उसके जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ mithibai.in, ओके, सो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, ये भी उन्होंने रजिस्टर करके रखा है। दिख रहा है आपको सिमिलर टाइप के डोमेन्स जो है, सॉरी, ये देखो यहाँ पे mithibai.in जो है ये भी उन्होंने रजिस्टर करके रखा है। मतलब सिमिलर टाइप के डोमेन्स जो है दे ऑलरेडी रजिस्टर्ड इट। अब mithibai.co.in देखो ये वाला भी जो है ये अवेलेबल है अभी। सो अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन में डाल रहा हूं, अब मुझे mithibai.co.in अगर ये अवेलेबल मिल रहा है, यही सेम डोमेन मैं उठा के मिठीबाई के यहाँ के जो 4 पेजेस है, दिस आर द पेजेस, बराबर है, स्टैटिक पेज टाइप के ही है। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये उसका पूरा कोड भी अवेलेबल है। इसी को अगर उठा के मैं 4 पेज बना दूं, ये जो नया डोमेन मुझे मिल रहा है उसको यूज करके, तो किसको पता नहीं चलेगा कि ये कॉलेज का वेबसाइट नहीं है। और ये बहुत बार होता है। तो इसके लिए जो इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस होते हैं वो मेनली ऐसे जो कॉमन डोमेन्स रहते हैं उसको अपने नाम पे रजिस्टर करके रखता है कि ऐसा कोई डोमेन नेम भी अगर मैं एंटर करूँ तो इट शुड रीडायरेक्ट मी टू द ओरिजिनल कॉलेज वेबसाइट इटसेल्फ। ठीक है, ये पैटर्न चलता है यहाँ पे। सो mithibai.co.in अवेलेबल है। अब इसको अगर मैं रजिस्टर करूं, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। आई होप इट्स क्लियर जो मैंने आपको बोला वो। सो यहाँ पे हम लोग वही स्पेसिफिक डोमेन नेम्स और उसके कैसे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये बता रहे हैं। तो इसका नाम देखा हम लोगों ने, दालमिया या मिठीबाई, दैट इज द ट्रेडमार्क फॉर देम। अब mithibai.co.in से अगर मैं क्लासेस चालू कर देता हूँ, मैं कॉलेज का रेपुटेशन यूज कर रहा हूँ। याद रखो, मिठीबाई देख के क्लासेस में लोग आएंगे, मुझे कोई नहीं पहचानता। सो दैट टाइम इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम जहाँ पे मैंने उसका आइडेंटिटी थेफ्ट किया, या मैं उसको क्या बोलूँगा, साइबर स्क्वाटर बोलूँगा, जहाँ पे मैंने मिठीबाई कॉलेज का डोमेन यूज किया। ओके, अब मैंने क्या नाम डाल दिया, mithibai.co.in, ये मेरा डोमेन का नाम है। अब मोस्ट ऑफ लोग जो है वो मिठीबाई ढूंढ रहे रहेंगे एडमिशन टाइम पे, बाद में कभी भी, और वो लोग जो है वो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लैंड हो जाएंगे। गेटिंग? सो क्या हो रहा है, जो लोग कॉलेज ढूंढ रहे हैं उसको मैं क्लासेस पे ला रहा हूँ, वो क्लासेस नहीं ढूंढ रहे, दे आर सर्चिंग फॉर कॉलेज ओनली, और लेकिन मैं उनको क्लासेस पे ला रहा हूँ। एंड मोस्ट ऑफ दे विल थिंक कि ओके दिस क्लास इज ऑल्सो बिलोंग टू कॉलेज, और वो ये समझ के, ये सोच के दे विल ज्वाइन माई क्लास। सो मेरे पास अगर 100 स्टूडेंट आ रहे हैं ना, तो उसमें से 70 विल थिंक कि ओके दिस क्लास इज बिलोंग टू मिठीबाई ओनली। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, डोमेन नेम्स प्राइमरली यूज टू आइडेंटिफाई वन कंप्यूटर फ्रॉम मिलियंस ऑफ अदर कनेक्टेड टू इंटरनेट, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जस्ट 1 मिनट। सो देखो यहाँ पे साइबर स्क्वाटर्स जो रहता है ना, वो यही सेम चीज करेंगे जैसे मैंने आपको बताया
कि अगर मैं अगर mitibai.co.in वाला डोमेन लेता हूँ, या फिर दालमिया के लिए भी अगर मैं चेक करता हूँ और वैसा कोई डोमेन अगर अवेलेबल है, वो डोमेन में रजिस्टर करूँगा एंड देन वो डोमेन पे मैं ऑनलाइन एडमिशन डालता हूँ, ऑनलाइन फीस भरने का प्रोसेस डाल रहा हूँ। आप फीस भर रहे हो और वो फीस जो है वो डायरेक्टली मेरे पास आ रहा है। या फिर अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली फ्रॉड हो गया, जहाँ पे मैंने कॉलेज का वेबसाइट बता के ही उसके ऊपर फ्रॉड कर दिया मैंने, तो ये केस अलग बनेगा। साइबर स्क्वाटर मतलब दूसरा जो एक केस बनेगा वो क्या होगा कि मैंने कॉलेज का वेबसाइट नहीं बनाया, मैंने क्लासेस का बनाया, लेकिन नाम मैंने कॉलेज का यूज़ किया, जैसे दालमिया है या मिठी भाई है। तो अब दालमिया को मालाड में बहुत सारे लोग पहचानते हैं, मालाड गोरेगांव ये एरिया में वो पॉपुलर है काफ़ी। इट माइट पॉसिबल कि अगर मैं पारला बैंड्रा तक जाऊं तो वहाँ पे ज़्यादा लोग उसको ना पहचानते हो, लेकिन जो एरिया में वहाँ पे लोग पहचानते हैं, तो आई कैन से कि कांदिवली, मालाड और गोरेगांव के बीच में अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, क्लासेस स्टार्ट करना है, देन आई विल यूज दिस नेम। एंड ऑल ओवर मुंबई में कहीं पे भी अगर मुझे क्लासेस या कुछ चालू करना है, तो मिठी भाई इज़ द बेस्ट सेकेंड ऑल्टरनेटिव, आई कैन से फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, बिकॉज एवरी वन नोज इट। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है कि डोमेन नेम्स जो है वो आपको बहुत क्लियरली अपने कंपनी के लिए रजिस्टर करने रहता है, और आपका कंपनी का जो रेप्यूटेशन है, कॉलेज का जो रेप्यूटेशन है, ये सब कुछ ये डोमेन नेम पे डिपेंड करता है। अब मिठी भाई का इतना अच्छा रेप्यूटेशन है ना, गुडविल है। अब अगर मैं mithibai.co.in अगर रजिस्टर करके उसके ऊपर अगर जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप देखो कि उनके जूनियर कॉलेजेस के एडमिशन्स जब चलते हैं, डिग्री के चलते हैं, उसी के लिए लाइन लगता है वहाँ पे एडमिशन के लिए। तो अगर एक ऐसा डोमेन नेम अगर मैं बना देता हूँ और अगर 25,000 फीस चार्ज करता हूँ, इफ आई गेट 100 स्टूडेंट, तो कितना हो गया गेटिंग? सो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो साइबर स्क्वाटर्स क्या रहेंगे? रजिस्टरिंग, ट्रैफिकिंग और यूजिंग अ डोमेन नेम इन बैड फेथ। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ साइबर स्क्वाटिंग। Cyber squatter then offer a domain name to the person or a company. Sorry. Cyber squatter then offers the domain name to the person or a company who owns the trademark. तो अब यहाँ पे क्या बोला है मैंने, mithibai.co.in जो है ये रजिस्टर तो कर लिया डोमेन। अब अगर वो डिस्प्यूट होगा, तो डिस्प्यूट में मैं बोल रहा हूँ कि ओके मैंने क्लासेस स्टार्ट किया है, या फिर मैंने ऑनलाइन बुक्स सेल करना चालू किया है, और मिठी भाई कॉलेज को अगर पता चला कि ये डोमेन जो है वो किसी दूसरे ने रजिस्टर करके रखा हुआ है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट कॉलेज के वेबसाइट पे आने की ट्राई कर रहे हैं, वो ये वेबसाइट पे या ये डोमेन पे जा रहे हैं। तो अब मिठी भाई विल ट्राई टू क्रैक अ डील विथ मी, क्योंकि वो डोमेन मैंने रजिस्टर किया हुआ है। सो अभी मुझे वो डोमेन सपोज 100, 200, 500 में ही मिला है मैक्स 1 ईयर के लिए, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वाइल सेलिंग इट टू मिठी भाई कॉलेज, आई सेल इट टू 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी अमाउंट रहेगा। सो ये क्या हो गया कि मैंने इन्फ्लेटेड प्राइस पे वो सेम डोमेन सेल किया, क्योंकि जब मैंने गोडैडी के पास से ये डोमेन लिया था, तो वो उसको एज अ सिंगल डोमेन ही बेच रहा है, और मैंने एज अ सिंगल डोमेन परचेज किया विद रेपुटेशन ऑफ मिठी भाई कॉलेज। अब मिठी भाई कॉलेज मेरे पास से डोमेन नहीं खरीद रहा है, वो अपना रेपुटेशन वापस मेरे पास से ले रहा है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट mithibai.co.in पे जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ mithibai.ac.in। बहुत सिमिलर साउंड कर रहा है, और दिस इज आई कैन से अ प्रॉब्लम फ्रॉम मिठी भाई कि उसने mithibai.com रजिस्टर करके रखा हुआ है, लेकिन mithibai.co.in उसको अपने वेबसाइट पे पॉइंट आउट नहीं किया है। So some cyber squatter might misuse this. So there are many ways of cyber squatting. टॉप लेवल, सेकेंड लेवल डोमेन क्या होता है अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा है ना, सो ये मैं नहीं बता रहा हूँ।
ना इसके आगे क्या बोला है, डोमेन नेम्स क्या काम करेंगे, बहुत सिंपल है। हम लोग के पास मोबाइल में कॉन्टेक्ट बुक है, तो अगर मैं किसी को अगर कॉल करना है मुझे, तो मुझे उसका मोबाइल नंबर याद नहीं रहेगा। मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, उसका नाम जो है वो स्टोर कर दूंगा उसके मोबाइल नंबर के साथ में। सो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे वो पर्सन को अगर कॉल करना है, कांटेक्ट करना है, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्सनस नेम, और मेरा फ़ोन जो है वो नाम के साथ में जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर कॉल लगाएगा। एग्जैक्टली सेम वे हर एक डोमेन के साथ में आईपी एड्रेस लिंक्ड रहता है। सो आप ब्राउज़र के एड्रेस बार में जब डोमेन नेम एंटर करता है, तो ब्राउज़र क्या करेगा, सबसे पहले उसका आईपी एड्रेस फेच आउट करेगा, और वो आईपी एड्रेस के ऊपर वो कॉल करके जो वेब पेजेस है उसको लेके आएगा। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। अब बहुत बार हम लोग कोई एक डोमेन नेम मुझे रिक्वायर्ड है, तो वो डोमेन नेम मैं वेबसाइट बनने के पहले परचेस करके रख सकता हूँ, और जब कभी अगर वहाँ पे कोई आएगा तो मैं उसको बताऊंगा अंडर कंस्ट्रक्शन, या फिर डोमेन नेम फॉर सेल, या फिर अगर कोई टेक्निकल इशू है तो कांट फाइंड द सर्वर। नेक्स्ट क्या बोला, एब्सेंस ऑफ अ रियल वेबसाइट में इंडिकेट डोमेन नेम ओनर ओनली पर्पज इज बाइंग द नेम इट टू सेल इट बैक टू दो एट अ हायर प्राइस। तो अब देखो ये मैंने डमी, अब मैं यहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। मैंने metibai.co.in वाला डोमेन जो है वो परचेस करके रख दिया है, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था metibai.co.in, दिस डोमेन वॉज अवेलेबल। ओके, एज यू कैन सी metibai.co.in इज अवेलेबल। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने ये परचेस किया है, कितने में मिल रहा है देखो मुझे, बराबर है। अब ये सिर्फ 100 रुपीज़ मैक्सिमम जीएसटी ये वो पकड़ के समझो कि 150 में मिल रहा है मुझे। मैंने ये परचेस करके उसके ऊपर मैं एक पेज डाल दूंगा, और वो पेज में मैं क्या लिख दूंगा, साइट अंडर कंस्ट्रक्शन कांट फाइंड द सर्वर, या ऐसा एक कोई एक चीज जिससे लीगली मिटीबाई कैन नॉट क्लेम ऑन मी। मतलब अगर मैं क्लासेस या कॉलेज या कुछ अगर बनाता हूँ, देन मिटीबाई कैन क्लेम ऑन मी। मैंने सिर्फ अगर ये अवेलेबल था ये परचेस करके रख दिया है, ठीक है, और वो परचेस करके मैंने वहां पे लिखा है साइट अंडर कंस्ट्रक्शन और सर्वर नॉट फाउंड, ऐसा कोई एरर डाल के रख दिया। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अगर एडमिशन या ये सब काम के लिए आ रहे हैं, वो इनडायरेक्टली ये वेबसाइट पे जाएंगे, बराबर है। अगर मैं इसको टैग कर दूं, नॉर्मली गूगल कैसे सर्च करता है, टैगिंग की वजह से। तो अगर मैंने यहाँ पे मिटीबाई वर्ड अगर टैग कर दिया, तो जब कभी कोई मिटीबाई सर्च करेगा तो मिटीबाई का ओरिजिनल वेबसाइट भी आएगा और मेरा भी आएगा। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, एंड ऑन गूगल इफ आई जस्ट सर्च मिटीबाई, ठीक है, सो ये टैग है, ये टैग किसके साथ अवेलेबल है, mitibai.ac.in। सो उसकी वजह से ये मिटीबाई यहाँ पे आ रहा है, और उसके साथ देखो ये शिक्षा, उसके ऊपर मिटीबाई नाम डाला हुआ है, वो आ रहा है, विकिपीडिया आ रहा है, कॉलेज दुनिया आ रहा है। मतलब ये दूसरे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ये सेम मिटीबाई टैग जो है वो अपने डोमेन के साथ में ऐड किया हुआ है, अटैच किया है। अब यही सेम चीज अगर मैं भी कर दूं और वहां पे मैं बता दूं कि ओके दिस वेबसाइट इज अंडर अ कंस्ट्रक्शन, या एनी सच थिंग, जिससे मैं लीगली ना फंसूं, और दूसरी बात कि कॉलेज का जो बिजनेस है वो भी थोड़ा थोड़ा स्पॉइल हो, या उनके स्टूडेंट जो है वो ये वेबसाइट देख के वापस चले जाए कोई दूसरे वेबसाइट पे, कोई दूसरे कॉलेज पे एडमिशन के लिए। तो अब कॉलेज जो है वो लीगली मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि लीगली क्वेश्चन कब आएगा, जब मैंने वो डोमेन नेम पे कॉलेज का या क्लासेस का या ऐसा वेब पेजेस डाले रहेंगे जिससे मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोई वेबसाइट या वेब पेज ही नहीं डाला है, तो मेरा बिजनेस चालू ही नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने क्या डाला, अंडर कंस्ट्रक्शन, कांट फाइंड द सर्वर, ऐसा कुछ डाल के रखा है। एंड इसकी वजह से मिटीबाई के स्टूडेंट्स बहुत सारे ये वेबसाइट पे आके दे थिंक कि ओके दिस इज कॉलेज वेबसाइट और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है या जो भी है। तो वो टाइम पे देन जो मिटीबाई है उसके लिए कंपल्शन हो जाएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये वेबसाइट पे ये डोमेन पे आके वापस चले जा रहे हैं,
उनको अपने वेबसाइट पे लाना है, तो दिस डोमेन शुड ऑल्सो बी पॉइंटेड ऑन ओरिजिनल मिठी बाई कॉलेज वेबसाइट। तो वो टाइम पे दे विल आस्क मी कि भाई ये डोमेन हम लोग को दे दो, हम लोग का जो बिजनेस है उसका लॉस हो रहा है, बहुत सारे कस्टमर ये वेबसाइट पे आके या स्टूडेंट्स जो है वो ये वेबसाइट पे आके वापस जा रहे हैं। तो अगर 10 20 30 स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट्स वो भी अगर यहाँ पे आके अगर वापस चले गए, मतलब अगर 40 इंटू अगर मैं 10,000 भी पकड़ूँ तो अच्छा खासा लॉस हो गया उनको। तो वो टाइम पे अभी हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट आई से कि ओके आपको इतना लॉस हो रहा है तो यू पे मी दिस मच मनी, वो साइबर स्क्वाटर हो गया। तो मैंने सबसे पहले वो डोमेन लेके कोई इनलीगल काम भी नहीं किया, और जब अगर वो मेरे पास डोमेन डिमांड करेंगे तो मैं फिर उसको एक हायर प्राइस में सेल करूंगा। अब ये जो हायर प्राइस में मैं सेल कर रहा हूँ, दिस इज समथिंग जिसमें प्रॉब्लम आता है, दैट इज समथिंग विच इज इनलीगल। नेक्स्ट क्या बोला, इफ द डोमेन नेम टेक्स यू टू अ फंक्शनिंग वेबसाइट दैट इज कंप्राइज्ड प्राइमरली ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज रिलेटेड टू योर ट्रेडमार्क, यू मे ऑल्सो हैव अ केस ऑफ साइबर स्क्वाटिंग। सो अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ अगर मैंने डोमेन नेम परचेस करके रख दिया है, बराबर है, अब वो डोमेन नेम परचेस करने के साथ में मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर मैं कोई कॉलेज का या ऐसा कुछ नहीं डाल रहा हूँ, मैं उठा के उस पर 4 5 वेबसाइट डाल रहा, एडवर्टाइजमेंट्स डाल रहा हूँ। आपने देखा रहेगा एडवर्टाइजमेंट्स क्या होता है, आप अगर कोई एक वेबसाइट पे आते हैं तो वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं। तो अब अगर मैंने वो अगर एडवर्टाइजमेंट्स डाले अपने वेबसाइट पे, तो जब कभी कोई वो वेबसाइट पे विजिट करेगा, जितने बार वो एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगे उतना पैसा जो है वो मुझे मिलेगा। एंड उसमें से अगर कोई वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेगा तो कुछ ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, इट्स लाइक दैट। तो अब मैंने क्या किया, ये सेम डोमेन्स यूज़ करूँगा, उसके ऊपर सपोज कोई नोट्स या कुछ डाल दूंगा और उसके साथ में एडवर्टाइजमेंट रखूंगा। तो अब मिठी बाई का नाम सुन के दे माइट बी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट विल सर्च दिस, वो आएंगे यहाँ पे और वो आके कुछ नहीं तो नोट्स भी अगर कुछ रेफर कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, वो उसके साथ में जो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे उसके लिए मुझे पैसा मिलेगा। सो यहाँ पे वही है, गूगल एड्स यहाँ पे आएंगे और वो गूगल एड्स का मुझे पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा खासा मिल जाएगा, तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो वही दिया है। अगर ऐसा कुछ डोमेन होता है, ऐसा कोई डोमेन अगर आता है जिसमें ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट हो रहा है, ट्रेडमार्क मतलब डोमेन मिठी बाई जो है, दिस इज द ट्रेडमार्क ऑफ मिठी बाई कॉलेज इटसेल्फ, या जो उनका मेनली उनका जो मैनेजमेंट है उनके पास इसके राइट्स है, तो ये डोमेन मैं वापस एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकता फॉर द सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस जो वो फील्ड से लिंक्ड हो। तो अगर मैं मिठी बाई के ऊपर अगर मैं नोट्स उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, नॉर्मल नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, कॉमर्स साइंस कुछ भी, तो वो टाइम पे अगेन कॉलेज से रिलेटेड ही बिजनेस हो गया ये। सो दैट इज कंसिडर्ड एज इन्फ्रिंगमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, याद रखो। अगर मैं क्लासेस बनाता हूँ, इन्फ्रिंगमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, या ऐसा कोई भी एक वेबसाइट बना रहा हूँ which is directly or indirectly linked with college business, and then that is considered as trademark infringement, क्योंकि इतना बड़ा कॉलेज है, सालों से है, उनके पास अपना जो नाम है, अपना जो आइकन लोगो है उसका ट्रेडमार्क है, उसको मैं मिसयूज नहीं कर सकता, ठीक है, अगर उनके पास उसका ट्रेडमार्क है तो, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे किसके पास कौन सा डोमेन है वो आप हु इज लुकअप करके वेबसाइट पे यहाँ पे देखो जाके आप देख सकते हो, तो कौन से रजिस्ट्रार है, जैसे गोडैडी, गूगल, ये अलग अलग डोमेन रजिस्ट्रार है, तो वो डोमेन रजिस्ट्रार ने किसको कौन सा डोमेन दिया है उसका डिटेल भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब साइबर स्क्वाटर्स को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, तो अमेरिका में एक एंटी साइबर स्क्वाटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट निकाला हुआ है, यहाँ पे नहीं है ये, अमेरिका में। तो इसके बेस के ऊपर आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक वेबसाइट और द डोमेन ओनर जो वो वेबसाइट का रहेगा। अब यहाँ पे देखो एक आईकैन है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स। सो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल बॉडी है,
वर्ल्ड वाइड जो भी डोमेन नेम्स असाइन होते हैं और उसके साथ में जो आईपी एड्रेस असाइन होता है, तो आईकैन ये एक पेरेंट बॉडी है और इसके अंदर फिर कंट्री लेवल पे वापस इसके असिस्टेंट्स जो है वो काम करेंगे, एंड दे विल मेक श्योर कि अगर आप इंडिया से कोई एक डोमेन अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो इंडियन आईपी एड्रेस शुड बी असाइन टू दैट डोमेन, सो जिससे पता चलेगा कि ये डोमेन कहाँ से बिलोंग कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग कि ये आईकैन जो है इसी के अंदर आपको एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी भी मिलता है, यूडीआरपी। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग यूडीआरपी बोलते हैं, इतना बड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है। यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी, यूडीआरपी। तो बेसिकली ये जो है ना, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो, विपो करके हम लोगों ने वीडियो में वर्ड एक सुना था, आपने ध्यान से सुना रहेगा तो एक विपो करके एक बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या रहता है बेसिक, ये हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टाइम। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, प्लांट वैरायटी, प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, यूनिक जो हेडफोन्स हम लोग जो ईयरबड्स लेते हैं, एयरपॉड्स लेते हैं, तो एयरपॉड्स जो है उसके डिज़ाइंस, या फिर कोई यूनिक कार के, मोबाइल के डिज़ाइंस, कोई यूनिक फर्नीचर है उसके डिज़ाइन, ये सब जो है ना, दिस आर द यूनिक डिज़ाइंस। सो वो कोई एक स्पेसिफिक कंपनी को बिलोंग कर रहा है, तो वो टाइम पे आप वो सेम डिज़ाइन यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके राइट्स होता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, इसमें अगर कहीं पे भी अगर डिस्प्यूट होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम लोग यूडीआरपी के पास जाते हैं वो डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। गेटिंग? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आईकैन ने एक एसीपीए भी बनाया हुआ है, और बाकी सारी कंट्रीज के लिए डोमेन रिलेटेड अगर कुछ डिस्प्यूट्स रहेंगे ना, कंट्री, दो कंट्रीज के बीच में, बराबर है, दो कंट्री के बड़े दो कंपनीज अगर इन्वॉल्व है, जैसे इंडिया से अगर अंबानी है, तो सपोज इंडिया से रिलायंस इन्वॉल्व है और यूएस का कोई एक ऐसा ही बड़ा कंपनी इन्वॉल्व है लाइक एप्पल, तो वो टाइम पे वो दोनों के बीच में अगर डोमेन को लेके अगर डिस्प्यूट हुआ, तो वो दोनों कहाँ पे जाएंगे, यूडीआरपी के पास जाएंगे, आईकैन के अंदर बना हुआ, कि रिलायंस बोल रहा है सपोज कि ये कंपनी, ये डोमेन जो है मेरा है, और एप्पल बोल रहा है ये मेरा है, तो अभी क्या होगा, दो कंट्रीज जो है उनके दो बहुत बड़े कंपनीज इन्वॉल्व है डिस्प्यूट में, तो वो टाइम पे दे विल ड्रैग दिस केस टू इंटरनेशनल डिस्प्यूट मैकेनिज्म, तो वो टाइम पे यूडीआरपी पिक्चर में आएगा। ठीक है, अगर इंडिया में अगर होगा तो डॉट इन टाइप के डोमेन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी होता है, डॉट इन डोमेन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी, वहां पे जाएंगे हम लोग अगर इंडिया स्पेसिफिक केस है तो। ओके, सो इंटरनेशनल लेवल पे वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज आईकैन, जो ध्यान रखता है कि कौन सा डोमेन और उसके साथ में कौन सा आईपी एड्रेस, कौन से कंट्री को बिलोंग होना चाहिए। तो अगर कोई एक डोमेन नेम अगर रजिस्टर होता है, तो वो डोमेन नेम अगर इंडिया से रजिस्टर है, तो इंडिया का ही जो आईपी एड्रेस है वो डोमेन के साथ में लिंक्ड होना चाहिए। डोमेन रजिस्ट्रार्स जो है वो कोई भी डोमेन उठा के किसी दूसरे को नहीं देंगे। अगर कोई डिस्प्यूट है तो डोमेन रजिस्ट्रार का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि आपने कौन सा डोमेन किसको दिया हुआ है, आपके पास डिटेल होना चाहिए। एंड और बहुत सारे रूल्स जो है वो आईकैन के थ्रू प्रोवाइड होता है। तो अगर गोडैडी जैसा एक डोमेन रजिस्ट्रार इंडिया में अगर डोमेन प्रोवाइड कर रहा है, वेब होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके क्या रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, उनके क्या गाइडलाइंस रहेंगे, लीगली उनको क्या पॉइंट्स फॉलो करने हैं, ये सब कुछ किसके थ्रू प्रोवाइडेड है, आईकैन के थ्रू। ठीक है, तो डोमेन रजिस्ट्रार के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं वो भी आईकैन बताता है। अब यूएस में तो एक ऐसा एंटी साइबर स्क्वॉटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ, नाम पे से पता चल रहा है आपके स्पेसिफिक अगर कोई आपका कंपनी का अपना का बिजनेस जैसा ही कोई सिमिलर नाम अगर कोई दूसरा यूज कर रहा है, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे। ट्रेडमार्क एक्सपर्ट कंसिडर आईकैन आर्बिट्रेशन सिस्टम टू बी फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव देन सुइंग अंडर
बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोग के पास ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो है, जहाँ पे अगर मेरे जैसे ही डोमेन अगर किसी ने लिया है तो मैं उसके ऊपर क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन ये प्रोसेस इतना छोटा है कि उससे बेटर तो आईकैन के अंदर जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है ना, उसी को मैं फॉलो कर लूँ। देन यूजिंग आईकैन प्रोसीजर क्या बोला है, 1999। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, 1999 आफ्टर डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में आने के बाद में, जब सारे कंट्रीज पे डोमेन नेम रिलेटेड ट्रेडमार्क में अपडेट हो गए और वो ट्रेडमार्क में डोमेन नेम भी ऐड कर दिया गया, तो उसके बाद में आईकैन ने क्या किया, एक डोमेन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी बनाया। क्योंकि अभी हर एक कंट्री जो है वो अपना बिजनेस कर रहा है, हर एक कंट्री अपना बिजनेस को वेबसाइट इंटरनेट से ला रहा है, तो बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट आने के चांसेस थे। तो इसके लिए आईकैन ने ये यूनिफॉर्म डोमेन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी पिक्चर में लेके आया। नाउ दिस इंटरनेशनल पॉलिसी जो है, यहाँ पे आर्बिट्रेशन होगा, जो झगड़े रहेंगे बड़े बड़े इंटरनेशनल डोमेन लेवल के डोमेन को लेके वो यहाँ पे आएंगे, एंड देन ये सुनेंगे और उसका जजमेंट देंगे। तो अगर आइडेंटिकली कंफ्यूजिंग अगर डोमेन नेम्स है जो किसी का ट्रेडमार्क या सर्विस मार्क है, नाउ google.com जो है दैट्स द सर्विस मार्क, वो आपको कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बराबर है ना, तो वो उनका सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका वो सर्विस मार्क आप बोल सकते हो। देन एप्पल जो है वो जो डोमेन यूज कर रहा है, तो वो आपको सर्विस नहीं दे रहा है, वो आपको क्या कर रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है ना। सो वो ट्रेडमार्क हो गया। सो मतलब हम लोग कहीं पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं पे हम लोग फिजिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये हिसाब से यहाँ पे चेंजेस होंगे, आपको वेरिएशंस मिलेंगे। डोमेन नेम ओनर हैज नो राइट और इंटरेस्ट इन डोमेन नेम, बराबर है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो डोमेन नेम है उसमें आपका जो वेबसाइट जिसने बना के दिया है उसी ने अपने नाम पे रजिस्टर किया है, देन दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो ये भी आपको देखना है। या कभी कभी जैसे मैंने बोला कि मीठीबाई.co.in नाम का डोमेन मैं लेके जो भी स्टूडेंट है उनको मैं ऑनलाइन एडमिशन ऑनलाइन फ़ी पेमेंट दे दूंगा, वो लोग मेरे वेबसाइट से फ़ी भरेंगे, तो क्या हो गया, फीस जब मेरे वेबसाइट से वो पे करेंगे तो वो आएगा किस में, मेरे अकाउंट में आएगा। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। नाउ अगर आप एंटी साइबर स्क्वाटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यूएसए का जो है इसको फॉलो करके अगर आप केस फाइल करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रेडमार्क ओनर जो है, जैसे मिठी भाई जो है, तो वो ट्रेडमार्क ओनर हो गया। ही विल फाइल अ केस अगेंस्ट मी कि ओके ये जो पर्सन है इसने मेरा ट्रेडमार्क वाला डोमेन नेम जो है वो यूज़ करके एक वेबसाइट बनाया हुआ है जिससे ये स्टूडेंट को मिसलीड कर रहा है। तो वो टाइम पे अगेन मिठी भाई सपोज टू टेक रिटर्न डॉक्यूमेंट फ्रॉम डोमेन रजिस्ट्रार। जैसे मिठी भाई ने अपने जो डोमेन है वो अगर GoDaddy के पास से लिए ना, सो इट विल टेक रिटर्न नोट या वन डॉक्यूमेंट वन एप्लीकेशन फ्रॉम GoDaddy, कि जहाँ पे GoDaddy बताएगा कि हाँ दिस मिठीबाई.ac.in ये जो डोमेन है ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको हम लोगों ने 10 साल पहले 5 साल पहले प्रोवाइड किया था, तब से दिस डोमेन बिलोंग टू दिस इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन ओनली। और उसके बाद में अभी मीठीबाई.co.in जो नया डोमेन परचेज हुआ है वो सिर्फ रिसेंटली 1 महीने 2 महीने 6 महीने पहले ही प्रोसेस हुआ है। तो मेनली ये जो डोमेन है वो पहले से किसके पास था, ये इंस्टीट्यूशन के पास, और सडनली कोई एक पर्सन ये सेम डोमेन को मिसयूज करने का ट्राई कर रहा है। सो वो टाइम पे उसने अगर बैड फेथ में अगर इसको यूज़ किया है, देन हम लोग वो डोमेन के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, और जो भी केस है वो जिसके फेवर में, जिसका आइडेंटिटी रेपुटेशन मिसयूज हुआ है उसके फेवर में ये जाएगा, एंड देन सेम थिंग विल गो ऑन। सो आई होप आपको समझ में आ गया साइबर स्क्वाटिंग और ये कैसे हो सकता है। एंड सेम वे अपने डिफेंस में भी कोई बोल सकता है कि मैंने यहाँ पे कोई प्रॉफिट के लिए वेबसाइट चालू नहीं किया था, या फिर हम लोग को पता नहीं था, या जो भी है, तो डिफेंस में क्या होगा वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ हम लोग का मेन जो टॉपिक इसी से रिलेटेड जो दूसरा जो टॉपिक है दैट इज मेटा टैगिंग। मतलब डोमेन के साथ में हम लोग जो कुछ टैग्स लिखते हैं ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने मिठी बाई सर्च किया तो दूसरे वेबसाइट भी लिस्ट हुए ना, शिक्षा.com और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो क्या है कि वो उन्होंने भी मिठी बाई वाला जो टैग है वो अपने वेबसाइट के साथ में अटैच किया था, तभी तो वो दिख रहे थे।
तो इसको मेटा टैगिंग बोलते हैं कि मैं वो कॉलेज का वेबसाइट सर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई कोर्स सर्च कर रहा हूँ और वो कॉलेज का वेबसाइट आ रहा है, या फिर मैं उसका पूरा डोमेन नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ उसका नाम डाल रहा हूँ, तो उसके रिलेटेड वो वेबसाइट रिलेटेड डिटेल जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है वो वेबसाइट या वो वेब पेजेस मुझे दिख रहे हैं, है ना। और इसके लिए गूगल का सर्च इंजन काम करता है, आपने सुना रहेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे आईटी कंसेप्ट आ गया, मेटा टैगिंग। जैसे ट्विटर पे हम लोग वो हैशटैग डालते हैं ना, सेम कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है। वाला कंसेप्ट ही यहाँ से ही चालू हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं, कोई अपने जो पोस्ट है उसके साथ में आप मल्टीपल ऐसे हैशटैग डालेंगे और वो जो हैशटैग आप ऐड करेंगे उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपके व्यूअर्स को यहाँ पे विजिबल रहेंगे। ओके, सो दैट इज समथिंग। सो ये मेटा टैगिंग जो है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं, आज नहीं करा रहा हूँ मैं। आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एल्स आई विल एंड दिस लेक्चर हियर।